हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्यास इंस्टीट्यूट। आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 100 नहीं 200 नहीं पूरे के पूरे 300 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप अपने उसको रिवीजन में नहीं महा रिवीजन में काउंट कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी पेपर की तैयारी 2x की स्पीड से बढ़ने वाली है। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ऑप्शंस को देखना है और पहले से उसे टिक कर लेना है कि आपका आंसर क्या है। उसके बाद मैं आंसर दिखाऊंगी। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, कार्बोहाइड्रेट शरीर की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत भाग पूरा करता है? 0 से 2%, 20 से 30%, 46 से 65% या फिर 80 से 90%। तो आई होप आपने अपना क्वेश्चन का आंसर सोच लिया होगा। मैं आंसर दिखाने जा रही हूँ। इसका आंसर है 46 से 65%। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से डाइसैकेराइड को पहचानिए। ट्रायोज, माल्टोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन में से डाइसैकेराइड कौन है? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड से मिलकर डाइसैकेराइड बनते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होने वाला है माल्टोज। माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। हमारा थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, मीठे फलों तथा शहद में मुख्यतः कौन सी शर्करा पाई जाती है? ग्लोबिन, ग्लाइकोजन, फ्रक्टोज या फिर सैचुरेटेड फैट यानी कि संतृप्त वसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज। ये जैव अणु से रिलेटेड क्वेश्चन है और आपने अगर आपके ये क्वेश्चन गलत हैं, इसका मतलब है आपकी जैव अणु की तैयारी थोड़ी कम है, उसमें आपको मेहनत की जरूरत है। अगला प्रश्न है, सन 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? बर्जीलियस, हेजलवुड, थॉमसन या फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन होने वाला है मैककाले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1838 में प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? प्रोटीन का प्रयोग बर्जीलियस के द्वारा किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बर्जीलियस। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, एक वयस्क पुरुष को सामान्यतः प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? यहाँ पे पुरुष की बात की गई है। 150 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम या 350 ग्राम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 50 ग्राम। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, रक्त में ऑक्सीजन का संचार किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो रक्त में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई होता है, लाइपोप्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, फ्रक्टोज या फिर माल्टोज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं है। इसका जो आंसर है, जो इसको करता है, वो एक टाइप है इसके प्रोटीन का। तो इसका आंसर होगा ग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का सप्लाई कौन करता है? हीमोग्लोबिन, जो कि एक ग्लोबिन प्रोटीन है। ठीक है। और एक हीमोग्लोबिन एक बार में 4 ऑक्सीजन से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वाशियोरकर रोग मुख्यतः कितनी उम्र तक के बच्चों में देखा जाता है? 0 से 6 माह, 6 से 3 वर्ष, 3 से 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह से 3 वर्ष। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टिंग भी है। फोकस बनाए रखें और अपने आंसर टिक करते जाएं। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से किस रोग के उपचार के लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता है? किसके लिए ORS का घोल नहीं दिया जाता है? पैचेस, IBS, डायबिटीज या लूज स्टूल्स यानी कि पतले मल यानी कि लूज मोशन। इनमें से किसके लिए नहीं दिया जाता है? मधुमेह। डायबिटीज के लिए ORS नहीं दिया जाता है। सन 1881 में किसने सर्वप्रथम विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था? 1888 में किसने विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था? जेम्स वाटसन ने, लेबोजिए ने, एन ल्यूनेन ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन ल्यूनेन ने विटामिन के अस्तित्व का पता लगाया था कि विटामिन जैसी चीज भी इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करती है। ल्यूनेन साहब ने पता लगाया था। अगला प्रश्न है, खून का थक्का जमने में रुकावट किस विटामिन की कमी से होती है? यानी कि खून का थक्का अच्छे से नहीं जमेगा। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो कौन सा है जिसकी कमी से खून का थक्का नहीं जमेगा? विटामिन के, जैसा कि आप सभी को पता है। अगला है, गर्भावस्था की तीसरी अवस्था कितने सप्ताह तक चलती है? कितने सप्ताह तक चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 सप्ताह तक चलती है। कौन सी? यानी कि यहाँ पे हम तीसरी अवस्था यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण की हड्डी निर्माण में कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? थायमीन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर फॉलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति
NMHP भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? 1979 में, 1982 में, 1986 में या फिर 1991 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1982 में। संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी ही पाया जाता है। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ये हमें कमेंट सेक्शन में आप बताएं, आपने पढ़ा है अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो। फलों की शर्करा के रूप में क्या जाना जाता है? फलों की शर्करा के रूप में सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या फिर ग्लूकोज, यानी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फ्रक्टोज पाई जाती है। फलों में फ्रक्टोज, एफ से फ्रक्टोज और एफ से फल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। एक वर्ष में बच्चे का वजन उसके जन्म के वजन से कितने गुना तक बढ़ जाता है? यानी शिशु का जन्म हुआ, वो एक साल का हो गया, तब उसका वजन कितना बढ़ा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना या फिर 5 गुना? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की फ्री मेडिसिन वितरण योजना कब शुरू की गई थी? कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2012 में। पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? कपाल तंत्रिका, मस्तिष्क, आंख या फिर उदर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पार्किंसन रोग किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। 19वां प्रश्न है, रॉबर्ट हुक द्वारा कॉर्क में कोशिकाओं का पहला अवलोकन किस वर्ष हुआ था? कॉर्क में जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी, हालांकि वो मृत थी, उसके बाद में जो वो थे कैरोलस लिनियस, उन्होंने जीवित कोशिका देखी थी? नो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखी थी और रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका देखी थी कॉर्क में। तो वो किस सन में देखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1665 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक सेल को पहचानिए। मानव गाल शैवाल की कोशिका, प्याज की कोशिका, नीले हरे शैवाल की कोशिका? तो यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहचानना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका इनमें से कौन सी हो जाएगी? नील हरे शैवाल, साइनो जीवाणु जिन्हें बोला जाता है, वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। निम्न में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है? कौन नहीं है मोनोसैकेराइड? लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फिर गैलेक्टोज? तो इसका आंसर हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण में पोटेशियम, लिथियम, सोडियम या फिर निकेल? तो इनमें से हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसे लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल को। यहाँ पे हमारे 23 प्रश्न हो चुके हैं। 23 में से आपने कितने सही किए हैं? आप नोट करते जाएं या आप अपना आकलन करते जाएं कि आप कितना सही कर रहे हैं। ऑन्कोलॉजी का अध्ययन किस विषय का, मतलब ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। हृदय का, कैंसर का, आंख का या फिर गुर्दे का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैंसर का अध्ययन, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? यकृत से, तंत्रिका तंत्र से, मस्तिष्क से या फिर आमाशय से? तो एल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न होने वाला है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC जिन्हें बोला जाता है, किस जनसंख्या के लिए खोले जाते हैं? तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किसके लिए खोले जाते हैं? 5,000, 15,000, 30,000, 55,000, यानी कि यहाँ पे जनसंख्या के आधार पे कि इतनी जनसंख्या के अंतर्गत एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी जनसंख्या के अंतर्गत कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। तो 30,000 की जनसंख्या में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण स्तर पर गर्भवती माता को कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल कभी गए हों तो वहाँ पे पोस्टर्स में, दीवारों पे भी इस सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। तो अगर आप गए हों और आपने देखा हो या आपने पढ़ा हो तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर है 1400 रुपये दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था पंजीकरण के लिए महिला को कितने रुपए की पहली किस्त दी जाती है? 1,000 रुपये, 1,200 रुपये, 1,600 रुपये या फिर 2,000 रुपये? तो इसका आंसर हो जाएगा 1,000 रुपये। हमारा अगला प्रश्न है, खालिस्तान सिकल सेल रोग एक खालिस्तान विकार है, यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो किस टाइप का विकार है? अनुवांशिक है, वायरस जनित है, बैक्टीरिया जनित है या फिर गैर अनुवांशिक है? तो सिकल सेल एनीमिया या रक्त कोशिका अवरक्तता किस टाइप का रोग है?
तो वो एक अनुवांशिक विकार है, जेनेटिकल डिसऑर्डर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीमोग्लोबिन की अल्फा नहीं बीटा श्रृंखला में क्या होता है, ग्लूटामिक अम्ल की जगह पर वेलिन कोड हो जाता है 6वें स्थान पर। तो उससे हसियाकार आरबीसी हो जाते हैं, जिसे सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। आई होप आपने इसे पढ़ा होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2009, 2011, 2013 या फिर 2016? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2013। हमारा अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया की ही यहाँ पर बात है। तो सिकल सेल एनीमिया का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 10 से 20 दिन, 2 से 8 दिन, 25 से 30 दिन या फिर 40 से 50 दिन? तो सिकल सेल रक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी जो हसियाकार आरबीसी हैं, उनका जीवन काल कितने दिनों का हो जाता है? तो 10 से 20 दिनों का हो जाता है। सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना, किशोरियों के विकास को सुनिश्चित करना, निम्न शिशु मृत्यु दर को कम करना, पोषक एवं आर्थिक निर्भरता को घटाना। तो इसका आंसर था निम्न शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मासिक स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 15 जनवरी, 28 मई या फिर 11 मई? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 मई को अंतरराष्ट्रीय मासिक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को। अगला है, प्रसव के कितने सप्ताह बाद बच्चे को DPT-1 टीके की खुराक पूरी करानी चाहिए? यानी कि डिलीवरी के बाद कितने दिनों के बाद उसे DPT का टीका लगवा देना चाहिए? कब लगवा देना चाहिए? 2 सप्ताह के अंदर, 4 सप्ताह के अंदर, 5 या 6 सप्ताह के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के अंदर DPT का टीका शिशु को लगवा देना चाहिए। हमारा अगला है, एमनियोसेंटेसिस किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो जो एमनियोसेंटेसिस है, उल्ब भेदन है, वो किया जाता है। इसकी खोज ही की गई थी कि जो भ्रूण होता है उसमें जो अनुवांशिक विकार हो जाते हैं या किसी तरीके की बीमारी हो जाती है, तो शिशु को पहले से ही देख के उसकी अनचाहे भ्रूण की वहां पर निपटान कर दिया जाए। लेकिन इसका उपयोग आजकल किया जाता है बच्चे के लिंग का पता करने में कि पुत्र होने वाला है या पुत्री, उसे एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। तो इसका, जैसा कि मैंने बोला कि खोज की गई थी कुछ अनुवांशिक विकारों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, एड्स का पता लगाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? साउदर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न ब्लॉट या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न ब्लॉट। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, HIV वायरस जो एड्स का कारण बनता है, WBC और खालिस्तान कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। RBC को, वायरस को, हेल्पर T कोशिकाओं को या फिर अल्फा कण को? तो जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है, ये WBC के साथ साथ, अब इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, पहले आप देख लीजिए, T हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। हालांकि इसका आंसर है क्यों? क्योंकि इसकी अब देखिए, अगर मैं डिटेल्ड में जाऊं तो HIV वायरस WBC के साथ T हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट करेगा, जिससे क्या होगा? प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा। कोई भी बाहर से जन जो है वो अंदर आएगा, लेकिन शरीर उसके खिलाफ लड़ नहीं पाएगा और उसे एक साथ बहुत सारे रोग हो जाएंगे, कुपोषण हो जाएगा, बीमारी हो जाएंगे, इन्फेक्शन, वायरल फीवर और HIV एड्स से। इसीलिए इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसका कोई उपाय नहीं है। निषेचन के कितने समय बाद भ्रूण का रोपण होता है? तो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद कितने टाइम के बाद लेडी कंसीव कर लेगी? 2 दिन, 7 दिन, 9 दिन या फिर 14 दिन? तो ये इसका अगर एवरेज टाइम की बात की जाए तो 7 दिन के अंदर कंसीव कर लेती है, भ्रूण का रोपण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था से वयस्कता में परिवर्तन की अवधि को क्या कहते हैं? तो आप बचपन में छोटे थे, फिर आप बड़े हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? किशोरावस्था, वयस्कता, मध्य आयु या फिर बचपन? देखिए, बुढ़ापा तो नहीं बोलेंगे, ये तो सभी को पता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था बोलेंगे। बचपन से बड़े हो चुके हैं तो उसे बोलेंगे किशोरावस्था। अगला है, मानव यकृत में संग्रहित शर्करा क्या है? तो मानव की यकृत में जो स्टोर्ड शर्करा है उसका क्या नाम है? फ्रक्टोज, ग्लोबिन, ग्लाइकोजन या फिर माल्टोज? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, कौन सा विटामिन बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है? B3, B7 या फिर B9 या B6? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा B7 को बायोटिन बोलते हैं। B7 को बायोटिन बोलते हैं। ठीक है, अगला है, 6 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? तो 6 से 12 वर्ष शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के 3 चरणों में से भ्रूण अवस्था किस क्रम में आती है? प्रथम, द्वितीय, अंतिम या इनमें से कोई नहीं। तो गर्भावस्था के अंतिम चरण में भ्रूण अवस्था आती है। अब हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, स्वस्थ नवजात शिशु का जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 3.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम या 6 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5 किलोग्राम। अगर ज्यादा वजन वाला बच्चा होता है, शिशु जो होता है भ्रूण, तो डिलीवरी ही नहीं होती है और शिशु के साथ साथ माँ की भी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान स्तनों में एल्वियोलाई को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है जिससे दूध का उत्पादन होता है? तो जो प्लेसेंटा होता है उसके द्वारा भी हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जो कि प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, और जिससे क्या होता है कि स्तनों में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है। लैक्टेटिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन है? तो इसको तो मैंने बता ही दिया है कि प्रोलैक्टिन होता है। अगला प्रश्न होने वाला है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की मानी जाती है? 265 दिन, 280 दिन, 300 दिन या 315 दिन। तो इसका आंसर होने वाला है 280 दिन। अब ऐसा फिक्स तो है नहीं कि सभी की 280 दिनों की पूर्ण गर्भावस्था होगी, इसे एवरेज मान के चलते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान या नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू में विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या फिर विटामिन ई में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो एकदम ही आसान क्वेश्चन है कि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। खट्टी चीजों में विटामिन सी ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध लगभग संपूर्ण पोषण प्रदान करता है, लेकिन इनमें कौन सा पोषक तत्व कम होता है? तो जो पहला शुरुआती दूध निकलता है उसका नाम क्या है? अगर आप हमसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, और उसमें वैसे तो सब कुछ होता है लेकिन क्या नहीं होता है, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम या पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आयरन नहीं होता है उसमें, कोलोस्ट्रम में। ठीक है। निम्न में से किस में सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं? किस में सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते? अंडे में, दूध में, सोयाबीन में या फिर चावल में। तो किस में नहीं पाए जाते हैं? चावल में। कुछ लोगों को चावल बहुत ज्यादा पसंद होते हैं लेकिन उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है, फाइबर बस होता है। अगला क्वेश्चन है, रोटा वायरस वैक्सीन किस रूप में दी जाती है? तो रोटा वायरस वैक्सीन 2 बूंद के रूप में, 4 बूंद के रूप में, 5 बूंद या 6 बूंद, यानी कितनी बूंदें दी जाती हैं वैक्सीन में? तो 2 बूंदें दी जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न होने वाला है, निम्न में से कौन सी गंभीर बीमारी पोलियो वायरस के कारण होती है? तो पोलियो वायरस के कारण मेनिंजाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, ब्रेन हेमरेज या फिर पक्षाघात। पक्षाघात यानी कि हार्ट अटैक। तो क्या होता है? पोलियोमाइलाइटिस। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, पोलियो वायरस पोलियो ही कराएगा, तो पोलियोमाइलाइटिस इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पीईएम इन द सेंस प्रोटीन ऊर्जा कमी किस आयु वर्ग में अधिक देखा जाता है? इसके विनाशकारी प्रभाव कौन से हैं? वयस्कता में या फिर शेषवावस्था में, किशोरावस्था में या केवल शेषवावस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेषवावस्था एवं प्रारंभिक बचपन में इस टाइप की बीमारी देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, एड्स एक खालिस्तान रोग है, महामारी है, स्थानिक है, निहसार है या सार्वभौमिक है? तो जैसा कि सभी को पता है कि एड्स एक महामारी है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्या यह पहला संकेत हो सकता है कि पीईएम ने स्थायी मस्तिष्क क्षति कर दी है? पहला संकेत, जन्म के दौरान धीमी प्रतिक्रिया, सिर के आकार में कमी, समय से पूर्व जन्म, जन्म के समय कम वजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सिर के आकार में अगर कमी है तो पीईएम होने की संभावना है। जैसा कि पीईएम हमने पिछले क्वेश्चन में आपको उसका फुल फॉर्म बताया है, प्रोटीन और ऊर्जा की कमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप नोट करते जाएं, और हाँ, लास्ट में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, जिससे कि हमें भी अनुमान लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो अगला प्रश्न होने वाला है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत कौन सा है? तो विटामिन डी किस में होता है? दालों में, अनाज में, पत्ता गोभी में या फिर मछली के तेल में। तो विटामिन डी मछली के तेल में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, जनसंख्या नियंत्रण, खेलकूद को बढ़ावा देना। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है जनसंख्या नियंत्रण।
वैसे भी भारत पहले नंबर पर है जनसंख्या वृद्धि में। निम्न में से कौन सा खनिज, इसीलिए हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की जरूरत थोड़ी ज्यादा है, जिससे जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके। निम्न में से कौन सा खनिज आरबीसी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है, जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? तो इसका आंसर सभी को पता होगा, लोहा। लोहा मतलब कि आयरन। अगला प्रश्न है, एक विटामिन की तरह खालिस्तान एक विटामिन की तरह कार्य करता है और कैल्शियम के अवशोषण को भी बढ़ाता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन B2 या फिर विटामिन ई। तो कौन है इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। 58वां प्रश्न रहने वाला है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, पित्ताशय, शुक्राशय या फिर आमाशय? तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है वैसे, कि इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, अंडाशय से गर्भाशय तक अंडे की आवाजाही किसके द्वारा होती है? तो अंडाशय से गर्भाशय तक फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, नाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, IPv6 एड्रेस की लंबाई कितनी होती है? 32 बिट्स, 256 बाइट्स, 128 या फिर 64? तो इसका आंसर हो जाएगा 128। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, कोशिका के दो समान पुत्र कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता को क्या कहा जाता है? बहुखंडन, कलीकरण, खंडन या फिर द्विखंडन? तो एक कोशिका दो समान कोशिकाओं में हो गई है तो उसे बोलेंगे द्विखंडन। नाम से ही क्लियर है। अगला है, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? यानी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जो अरे यार वाह भैया। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को कौन सा नियंत्रित करता है? यानी कि जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं उन पर कंट्रोल कौन करता है? तो जैसा अगर आपको पता होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं और पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, जो कि है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में एक टेबल में अधिकतम कितने कॉलम हो सकते थे? 2010 में जो MS वर्ड बनाया गया था उसमें एक टेबल में कितने कॉलम हो सकते थे? 63, 62, 64 या फिर 61? तो इसका आंसर हो जाएगा 63। अगला प्रश्न होने वाला है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2015 में, 16 में, 17 में या फिर 19 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न होने वाला है, मध्य प्रदेश विधवा पुनर्विवाह योजना का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। इसके ऑप्शन में दिखा दे रही हूँ, 2019, 2014, 2018 या 2021। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विधवा पुनर्विवाह योजना कब शुरू हुई थी मध्य प्रदेश में? तो कब शुरू हुई थी? 2018 में शुरू हुई थी। अगर इसका आंसर आपको पता था, मतलब कि आप थोड़ा डीप और अलग तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आपकी तैयारी सही जा रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी बार संशोधन हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। क्वेश्चन का लेवल भी आप चेक करते जाएं कि कितने आसान और टफ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। निम्न में से किस योजना का उद्देश्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों और छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना है? कौन सी योजना है जो ये काम करती है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री सशक्तिकरण योजना, लाडो अभियान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत सुरक्षा आदेश जारी किए जाते हैं? धारा 7, धारा 11, धारा 18 या धारा 14? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 18। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, संपदा योजना किससे संबंधित है? वन, उद्योग, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण या खनन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण। अगला प्रश्न होने वाला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को जो लागू हुई थी उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर जो नियुक्त किया जाता है वो कौन सी धारा के अंतर्गत किया जाता है? धारा 3, धारा 5, धारा 8 या फिर धारा 14? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 8 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, बच्चा विवाह यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में खालिस्तान उल्लिखित है।
क्या है? संक्षिप्त नाम और विस्तार, बाल विवाह का अनुष्ठान, परिभाषाएं, आदेशों में संशोधन करने की शक्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिभाषाएं। ये थोड़े क्वेश्चन आपको अलग लग सकते हैं और अगर इनके भी आपको आंसर पता है मतलब कि आपकी तैयारी बहुत सही जा रही है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 20 अप्रैल 2021 को, 22 अप्रैल 2019 को, 24 अप्रैल को या फिर 24 अप्रैल 2021 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 2021 को। बाल विवाह निषेध अधिनियम में बालक की परिभाषा किस धारा में दी गई है? धारा 5A, धारा 2A, धारा 4 या धारा 7A। तो बालक की परिभाषा धारा 2A में दी गई है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखें। प्रधानमंत्री जनधन योजना खालिस्तान के लिए शुरू की गई थी। किसके लिए की गई थी जनधन योजना? गरीबों को सस्ती ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करना, पिछड़े क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, आर्थिक रूप से बिगड़े समुदायों को वित्तीय सहायता देना या देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाना। तो देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए ये योजना लागू की गई थी। निम्न में से कौन सा एक वेब सर्च इंजन नहीं है? विंग, वर्डू, गूगल या सफारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सफारी। ये कोई इंजन नहीं है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया? 19 जून 1961, 20 मई 1961, 2 जून 1959 या फिर 5 मई 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 19 जून 1961। अगला क्वेश्चन होने वाला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 का विस्तार खालिस्तान मतलब कि दहेज निषेध अधिनियम का विस्तार किन किन राज्यों में है? केवल राज्यों में है या संपूर्ण भारत में है? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में है? केवल केंद्र शासित प्रदेशों में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में ये नियम लागू है। ठीक है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में कितने खंड हैं? देखिए, बाल विवाह निषेध अधिनियम पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 खंड, 21 खंड, 27 खंड या फिर 17 खंड। तो कितने खंड हैं? 9 खंड हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है? केंद्र सरकार नियम बना सकती है। तो कौन सी धारा में लिखा है? धारा 9 में, धारा 7 में, धारा 4 में या धारा 10 में। तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 7 में ऐसा लिखा है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS Excel 2010 डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है? कौन सा इफेक्ट नहीं है? इटैलिक, अंडरलाइन, सुपर इटैलिक या बोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर इटैलिक, उसमें नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पास हुआ था? 2 फरवरी 2004 में, 1 नवंबर 2003 में, 4 दिसंबर 2006 में या 7 सितंबर 2005 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2004 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चालू हुई थी या अधिनियम पास हुआ था। ठीक है। मातृ बंधन योजना के अंतर्गत महिलाओं को वार्षिक कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है? 8,000, 12,000, 18,000 या फिर 24,000। तो इसका आंसर हो जाएगा 12,000। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? MS पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन यानी कि विस्तार कितना है? तो कितना है? .ppt। ओके, .ppt। इसका आंसर होने वाला है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वयस्क पुरुष के लिए दंड का प्रावधान है? किसके लिए 2006 की किस धारा में वयस्क पुरुष के लिए दंड प्रावधान है? यानी कौन सी धारा में दंड है? 7 में, 8 में, 9 में या 12 में? तो 7 में। अगला क्वेश्चन होने वाला है, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया गया है? आप इंटरनेट पर सुरक्षित संचार यानी कि संचार क्या बोलेंगे उसको, संचार के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग है। तो कौन सा है इसका आंसर? TCP/IP, SMTP, HTTPS या HTTP। तो इसका आंसर हो जाएगा HTTPS, इसको लिखा जाता है। ठीक है। महिला में यौवनारंभ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पुटक कोशिकाओं को बनाता है, फिर वो टूटती हैं और फिर अंडोत्सर्ग होता है, कार्पस ल्यूटियम बनती है। अगला क्वेश्चन होने वाला है, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है
उसे क्या कहा जाता है? मतलब कि बिना किसी ट्रांसलेशन के कंप्यूटर उसे इजीली समझ लेता है, उसे कौन सी भाषा बोलेंगे? गुप्त भाषा, अमेरिकी भाषा, मशीन भाषा या उपरोक्त तीनों? तो आई थिंक इसका आंसर होने वाला है मशीन भाषा। 99 प्रश्न होने वाला है, निम्न में से कौन सा महिला प्रजनन प्रणाली का सहायक अंग है? बल्बा, ड्यूडेनम, प्यूडेनम या योनि या फिर स्तन ग्रंथि? तो इसका आंसर होने वाला है स्तन ग्रंथि एक सहायक अंग है। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड 2016 के किस टैब में वाटरमार्क विकल्प उपलब्ध होते हैं? इंसर्ट, डिजाइन, एडिट या फॉर्मेट? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है डिजाइन। लागत नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी लेखांकन तकनीक महत्वपूर्ण है? लागत नियंत्रण के लिए तो इसका आंसर होने वाला है प्रबंधकीय लेखांकन। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है नियंत्रण प्रक्रिया में तनाव कब उत्पन्न होता है? कब उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर होने वाला है जवाबदेही नियंत्रण पर। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लगाते जाएं और लास्ट में जिसने सबसे ज्यादा आंसर सही किए उसका कमेंट सेक्शन पर हम उसे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, नियंत्रण की सीमाएं क्या हैं? अत्यधिक खर्च, जिम्मेदारी निर्धारित करने में कठिनाई, कर्मचारियों द्वारा विरोध या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है नेतृत्व में ट्रेट थ्योरी का क्या अर्थ है? एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं, प्रभावी और अप्रभावी नेताओं में अंतर, एक नेता की सफलता, एक नेता की असफलता? तो इसका आंसर होने वाला है एक प्रभावी नेता की विशिष्ट विशेषताएं। और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कौन सी नेतृत्व शैली में नेता अपने अनुयायियों को पुरस्कार देकर प्रेरित करते हैं? सकारात्मक शैली में, नकारात्मक में, अधिनायकवादी में या लोकतांत्रिक में? तो इसका आंसर तो आप आसानी से दे सकते हैं कि सकारात्मक शैली में ही कोई भी अनुयायी पुरस्कार देगा। अगला प्रश्न होने वाला है निम्न में से कौन सी शैली नहीं है? तो कौन सी शैली ही नहीं है? नेतृत्व, नेतृत्व कोई शैली नहीं है। अगला क्वेश्चन होने वाला है संचार में इनकोडिंग का अर्थ क्या है? संचार में इनकोडिंग का क्या अर्थ होता है? तो संदेश को प्रतीकों में परिवर्तित करना। ठीक है, चिन्हों में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन होने वाला है आदेश की एकता का तात्पर्य क्या है? एक से अधिक अधीनस्थ नहीं, मित्र नहीं, एकाधिक अधिकारी नहीं या इकाई? तो आदेश की एकता का तात्पर्य है एकाधिक अधिकारी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की काल अवधि क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2017 से 2022 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है देश में पहली बार विमुद्रीकरण कब किया गया था? विमुद्रीकरण कब किया गया था? 1940 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1972 में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1946 में पहली बार विमुद्रीकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कर्मचारियों, प्रबंधकों एवं अन्य अधिकारियों के साथ मानकीकरण प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? औपचारिकता, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण या कार्य विभाजन? तो मानकीकरण की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? औपचारिकता बोलते हैं, फॉर्मेलिटी बोलते हैं। वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय प्रबंधन का मूल उद्देश्य है संपदा अधिकतम करना। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संगठन है जिसे समाज ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया है? संरचना, व्यवसाय, प्रबंधन या फिर रणनीति? तो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या बनाया गया है? व्यवसाय बनाया गया है, काम रोजगार बनाए गए हैं। नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? नियंत्रण क्यों महत्वपूर्ण है? यह सुनिश्चित करता है कि संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ट्रैक पर बना रहे, सही लाइन पर। उसी तरीके से पढ़ाई में भी डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? जिससे कि आप कम टाइम में जल्दी से जल्दी अपने टारगेट को अचीव कर सके। तो आपकी पढ़ाई में भी क्या नियंत्रण बना हुआ है या नहीं बना है, ये आप हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द संगठन के अस्तित्व का कारण परिभाषित करने के लिए प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिशन। संगठन के अस्तित्व, मिशन, जैसे कहते हैं कि हमारा ये मिशन है कि हमें इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, हर्ज वर्ग के दो कारक सिद्धांत के अनुसार कार्यस्थल में कौन से तत्व प्रेरणा नहीं बढ़ाते परंतु इनके अभाव से असंतोष बढ़ता है? यानी कि ये जल्दी तो नहीं कराएंगे लेकिन अगर ये नहीं होंगे तो असंतोष बना रहेगा। ऐसे कौन से तत्व हैं? तो हाइजीन फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक संगठन में निर्णय लेने का केंद्रीकरण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण। निर्णय लेने का करण केंद्रीकरण। कर्मचारियों के प्रदर्शन का मापन और उन्हें पुरस्कृत करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कर्मचारियों के प्रदर्शन का मापन यानी कि उसे काउंट करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसे प्राइज देना, तो उसको क्या बोलेंगे? इसका हो जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा प्रदर्शन मूल्यांकन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव संबंध प्रबंधन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? जॉर्ज मेयो को जाना जाता है। ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी। अगला प्रश्न है, संचार कौशल का एक हिस्सा क्या माना जाता है? संचार कौशल का एक हिस्सा कम, कठिन, नरम या फिर खुरदरू? तो इसका आंसर हो जाएगा नरम। अगला क्वेश्चन है, सीईओ, प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसी नौकरी वर्गीकरण किस स्तर के प्रबंधक से संबंधित है? मध्य स्तर के, शीर्ष प्रबंधक, निम्न स्तर या फिर पर्यवेक्षक? तो सीईओ वगैरह की जिसको उपाधि मिलती है वो किस कैटेगरी में आते हैं? शीर्ष प्रबंधक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होने वाला है, आधुनिक प्रबंधन सिद्धांत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जाना जाता है? हेनरी फॉयल, एस टेलर, फ्रायड या स्किनर? तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी फॉयल को जाना जाता है। बजट किस प्रकार की योजना का उदाहरण है? स्थायी, एकल, अनौपचारिक या रणनीति? तो स्थायी योजना इसका आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, संचार को अक्सर अन्य रूपों के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क माना जाता है। तो खालिस्तान संचार को अन्य रूपों के मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क माना जाता है। मुखौने मुख इसका आंसर हो जाएगा। कर्मचारियों को आदेश किसके माध्यम से दिए जाते हैं? कर्मचारियों को आदेश कौन देता है? निर्देशन। तो निर्देशन के माध्यम से उन्हें आदेश दिए जाते हैं। नेतृत्व की सफलता का परिणाम क्या होता है? अनुयायियों के गुण इसका आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, इसका आंसर होने वाला है राष्ट्रीय आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करना। सामुदायिक संचलन की सफलता किस पर निर्भर करती है? सामुदायिक संचलन मतलब जो भी कोई सामुदायिक कोई कार्यक्रम हो रहा है वो सफल होगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? तो ये किस पर निर्भर करता है? समुदाय की सतत भागीदारी। हर लोग अपना काम जब सही तरीके से करेंगे तभी एट ऑफ द एंड रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, ये बेसिक और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा आपको मैथ नहीं लगानी है, इसके आंसर आसानी से दिए जा सकते हैं। आपको बस ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ना होगा, उसका आंसर ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। होने वाला है 24 जनवरी को किस अभियान का शुभारंभ किया गया था? सखी कार्यक्रम, पंख अभियान, उज्ज्वला योजना या लाडू अभियान? तो इसका आंसर हो जाएगा पंख अभियान। अगला क्वेश्चन होने वाला है, जोनास साल्क द्वारा किस टीके की खोज की गई थी? पोलियो की, टीबी की, टेटेनस की या फिर हैजा की? तो जोनास साल्क ने किसकी खोज की थी? इसका आंसर हो जाएगा पोलियो की। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, WHO के अनुसार 1885 में लुईस पास्चर द्वारा किस टीके का सफल परीक्षण किया गया था? लुईस पास्चर जो अपने इस टीके के लिए बहुत ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उन्होंने कौन से रोग का टीका बनाया था? टेटेनस का, पर्ट्यूसिस का, रेबीज का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रेबीज का टीका उन्होंने बनाया था। और रेबीज किसके काटने से होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक चीज और देखिए, 300 क्वेश्चन को एंड तक पूरे फोकस के साथ पढ़ पाना और उसका आंसर कर पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इस कंपटीशन में एंड तक बने रहते हैं, मतलब कि आप अपने आप को औरों से एक कदम आगे कर रहे हैं और साथ के साथ आपकी तैयारी भी 2x की स्पीड से बढ़ रही है, अच्छी हो रही है, तो आप अपना कॉन्फिडेंस एकदम डाउन ना होने दें और लगे रहें। एडवर्ड जेनर को किस नाम से जाना जाता है? टीकाकरण के पिता, आयुर्वेद के पिता, मेडिसिन जगत के पिता या उपरोक्त सभी? तो एडवर्ड जेनर को किस नाम से जाना जाता है? टीकाकरण के पिता। ठीक है, वैक्सीनेशन की खोज उन्होंने करवाई होगी। तो निम्न में से कौन सा टीका कोविड-19 की रोकथाम से संबंधित है? ऑप्शन आप देख ही चुके हैं, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न होने वाला है, किस माह की आयु के दौरान शिशु को खसरे का पहला टीका दिया जाता है? 3 से 6 माह, 6 से 9, 9 से 12 या फिर 12 से 15? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
9 से 12 माह को 9 से 12 माह के शिशु को खसरे का टीका दिया जाता है। ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन किस रोग के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है? एड्स के खिलाफ, खसरा, डायरिया या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डायरिया के खिलाफ रोटा वायरस वैक्सीन कामगार है। अगला प्रश्न होने वाला है, गर्भावस्था के किस तिमाही में भ्रूण का वजन सबसे अधिक बढ़ता है? तो भ्रूण का वजन किस तिमाही में बढ़ेगा? तीसरी तिमाही में। शरीर के अधिकतम अंग तीसरी तिमाही में बनते हैं क्योंकि। अगला प्रश्न होने वाला है, गर्भावस्था के दौरान गंभीर उल्टी जिससे वजन घटता है और डिहाइड्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं? अपरा संबंधी अवखंडन, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, प्लेसेंटल एबॉर्शन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरमेरिक ग्रेविडेरम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं को न्यूमोकोकल वैक्सीन की कितनी मात्रा दी जाती है? तो कितनी मात्रा दी जाती है? 0.5 ml, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 किस बार शुरू किया गया था? 19 में, 2019 में, 2021 में, 2022 में या फिर 2024 में? तो 4.0 2022 में शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होने वाला है, वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सा विटामिन शामिल नहीं है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के या फिर विटामिन ई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा में कौन सी विटामिन नहीं घुल सकती है? तो विटामिन सी नहीं घुल सकती है फैट में। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B1 को और किस नाम से जानते हैं? रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, थायमिन या फिर अर्गोकैल्सिफेरॉल? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। DOTS किस रोग के उपचार के लिए है? मलेरिया, हैजा, टीबी या खसरा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, HIV के संचरण का प्राथमिक तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? जल से जा सकता है, वायु से, यौन संपर्क से या खाद्य जनित? तो इसका है यौन संपर्क से जाता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है? देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, आप एक बार पढ़ के इसका आंसर टिक कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाइए। मलेरिया रोग का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो क्या है? तेज बुखार रहेगा, लगातार खांसी, जोड़ों का दर्द या फिर त्वचा पर चकत्ते? तो इसका आंसर है बहुत तेज बुखार रहता है मलेरिया में। प्राथमिक लक्षण मतलब ऐसे दिखता है और 2 से 3 दिन के अंतर से वापस लौटता है। सिरोसिस रोग का कौन सा अंग, मतलब सिरोसिस रोग जो होता है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, गुर्दा या फिर फेफड़े? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जीका वायरस के संचरण का प्राथमिक घटक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मच्छर का काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, असामान्य रक्त शर्करा वृद्धि किस रोग की विशेषता है? असामान्य रक्त शर्करा यानी कि रक्त की शर्करा जो है वो असामान्य हो चुकी है, तो ये किस रोग का जो है, किस रोग की विशेषता है? तो डायबिटीज मेलाइटस में ऐसा होता है, डायबिटीज में ऐसा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण 2.0 कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनवरी 2022 में इसे स्टार्ट करा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, जननी सुरक्षा योजना का संबंध किस तिथि से है? 12 मार्च, 12 अगस्त, 12 नवंबर या फिर 12 अप्रैल? तो 12 तारीख तो फिक्स है, आपको ये याद रखना है कि कौन सा महीना था। तो अगस्त के महीने में जननी सुरक्षा योजना स्टार्ट करी गई थी। सुरक्षा मतलब कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन अभियान के अंतर्गत गर्भवती एवं नवजात शिशुओं की निःशुल्क जांच कितने महीनों तक की जाएगी? तो कितने महीनों तक करी जाएगी? 6 माह, 3 माह, 9 माह या फिर 12 माह? तो 12 माह तक निःशुल्क जांच करी जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का पूर्व नाम क्या है? सुरक्षित मातृत्व योजना, किशोरी देखभाल अभियान, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी मातृ और सहयोग योजना। ठीक है। अगला प्रश्न होने वाला है, मतलब कि ये योजना शायद कांग्रेस ने स्टार्ट करी होगी, ये फिर बाद में उसे चेंज कर दिया गया होगा। अगला प्रश्न होने वाला है, वर्ष 2047 तक हमारे देश को किस बीमारी से मुक्त कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? चिकन पॉक्स से, हैजा से, सिकल सेल एनीमिया से या फिर टीबी से? तो इसका आंसर है तपेदिक। 2047 तक टीबी मुक्त भारत, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करा गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी?
तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, वर्ल्ड हेमीफीलिया डे किस तिथि को मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 मार्च या 1 नवंबर? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। यहाँ तक जिसके भी क्वेश्चन सही हुए हैं, आप ये सोच लीजिएगा कि आपकी तैयारी तो अच्छी है ही, बाकी आपके मल्टीपल टॉपिक्स जो हैं वो एक ही इसी वीडियो में प्रोवाइड हो रहे हैं और आपकी इनकी तैयारी बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी का टीका किस वर्ष विकसित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1933 में विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हड्डियां और दांत, लाल रक्त कोशिकाओं का परिपक्व होना, बाल या स्वस्थ त्वचा? तो फास्फोरस क्या है? हड्डियां और दांत। फास्फोरस हड्डियां और दांत का निर्माण करवाता है। अगर बुजुर्गों में फास्फोरस की कमी होती है तो उनकी जो चिता जलती है उसमें चमक नहीं होती है और वो देर से जलते हैं। अगर फास्फोरस की कमी होती है तो वो आग हड्डियां अच्छे से नहीं पकड़ती हैं, तो लोग कहते हैं बहुत पापी रहा होगा। एड्स रोग में किस कोशिका का सबसे अधिक ह्रास होता है? तो एड्स रोग में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, टी कोशिकाएं मर जाती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र एकदम कमजोर हो जाता है और 1000 तरीके की बीमारी एक साथ हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मच्छर मलेरिया के परजीवी को वहन करता है? एडीज, नर एडीज, मादा एनाफ्लीज या नर एनाफ्लीज? तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा ही वहन करती हैं वैसे सभी रोगों को। 30 जनवरी को किस दिन का उत्सव मनाया जाता है? मतलब 30 जनवरी का जो उत्सव मनाया जाता है उसको किस डे के नाम से जानते हैं? वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड किडनी डे, एंटी लेप्रेसी डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं फैलता है? काली खांसी, टाइफाइड, चेचक या उपरोक्त सभी? तो चेचक जीवाणु के द्वारा नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है? मरासमस, डिप्थीरिया, क्वाशियोर्कर या मधुमेह? तो इसका आंसर हो जाएगा डिप्थीरिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी जटिलताएं निमोनिया के कारण हो सकती हैं? तो क्या होता है निमोनिया में? सांस लेने में कठिनाई भी होगी और फेफड़े भी, मतलब जो फेफड़े हैं वो भी ठीक से काम नहीं करेंगे, श्वसन ठीक से नहीं ले पाएंगे। यानी कि डिलीवरी के बाद शिशु को कितने घंटे में स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? 1.5 घंटे में, मतलब आधे घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में या 1 दिन बाद? तो इसका आंसर है आधे घंटे के बाद सलाह दे दी जाती है, स्तनपान करा सकते हैं। शारीरिक ईंधन के रूप में 1 ग्राम वसा कितने किलो कैलोरी दे सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है कि 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी मिलेगी? तो 9 किलो कैलोरी। 1 किलो मतलब 1 ग्राम वसा 9 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। सोच के देखिए। एमटीपी का संक्षिप्त नाम क्या है? एमटीपी का फुल फॉर्म, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भावस्था का मेडिकल टर्मिनेशन, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसूति संबंधी आपात स्थितियों में किसे छोड़कर बाकी सभी शामिल हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा एंटेरियर, एक्टोपिक प्रेगनेंसी या फिर एक्लेम्सिया? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्लेम्सिया। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, नाभि में कितनी धमनियां होती हैं? 1:3, 2:2, 3:1 या फिर 4:4? तो नाभि में कितनी धमनियां होती हैं? 2। इसका आंसर हो जाएगा 2:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO के अनुसार शेषावस्था में कौन सा आयु समूह आता है? मतलब शेषावस्था किस वर्ष के लोगों को कहेंगे? तो 0 से 2 वर्ष के शिशुओं को शेषावस्था में बोलेंगे। बाल और नाखून किससे बने हैं? तो किससे बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा लिपिड से बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के दौरान उत्पन्न नहीं होता है? कार्बोहाइड्रेट के एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन से HCl नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा विटामिन दोनों हार्मोन और विजुअल पिगमेंट के रूप में काम करता है? थायमिन, फॉलिक एसिड, रेटिनॉल या फिर राइबोफ्लेविन? तो इसका आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, यानी कि विटामिन A। अगला प्रश्न रहने वाला है, ग्वाटर किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? सल्फर, आयोडीन, गंधक या फिर मैग्नीशियम? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से ग्वाटर रोग होता है। आसान क्वेश्चन था, आपको पहले से पता होगा, आई नो। आयोडीन नमक मानव शरीर के लिए क्यों उपयोगी है? तो
क्या आपके नमक में आयोडीन है? तो क्या आयोडीन मानव शरीर के लिए उपयोगी है? तो इसका आंसर है हाँ। क्यों उपयोगी है? क्योंकि थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, पाचन में सुधार लाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, इतने सारे काम करता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है आयोडीन। बेरी बेरी में किस विटामिन की कमी देखी जाती है? तो 9th क्लास का क्वेश्चन है, विटामिन सी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ये खाली जो है इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्कर्वी के इलाज में सबसे अधिक उपयोगी कौन सा फल है? तो स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी किस में पाया जाता है? विटामिन सी आंवले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अगर संतरा, नींबू और आंवला हो तो आप आंवले को टिक करके आएंगे, ठीक है। काली खांसी के नाम से किस, या काली मौत के नाम से किस रोग को जाना जाता है? एड्स को, मलेरिया को, कैंसर को, या फिर प्लेग को? तो काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? जोड़, लीवर, फेफड़े या फिर किडनी? तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में मतलब जोड़ अफेक्टेड होते हैं, संधियां अफेक्टेड होती हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण सबसे अधिक किस आयु वर्ग में देखा जाता है? तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो होता है वो बुजुर्गों में देखा जाता है। और शैशव अवस्था में, हाँ, 0 से 2 वर्ष के बच्चों में भी देखा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे शैशव अवस्था दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बुजुर्गों की तो बात ही नहीं की गई है। तो शैशव अवस्था इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा परजीवी दस्त के कारण होता है? लेशमानिया, डोनोवानी, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका या फिर टिप्नोसोमा? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अमेबियासिस कहता है जिससे लूज मोशन हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहली, और इसमें क्या करें, ORS का घोल पिलाएं। पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति NHP कब बनाई गई थी? तो NHP कब बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1955 में, 1976 में, 1982 में या फिर 1974 में? तो इसका आंसर होने वाला है 1955 में। अगला प्रश्न है, प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा रस प्रयोग होता है? तो प्रोटीन के पाचन के लिए रस यानी कि एंजाइम, कौन सा एंजाइम लगता है? प्रोटीन के पाचन में पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पैनक्रियाटिक एंजाइम काम आता है। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक विकार जन्म से पहले ही पहचाना जा सकता है? थैलीसीमिया, हीमोफेलिया, सिकल सेल एनीमिया या फिर उपरोक्त सभी? तो एमनियोसेंटेसिस से सभी रोगों का पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मानव शरीर के पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग क्या है? बड़ी आंत, आमाशय, फेफड़े और छोटी आंत? तो देखिए, नाम भले ही छोटा है लेकिन इसका आंसर भी छोटी आंत होने वाला है। छोटी आंत सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ा अंग है, ठीक है। यहाँ पे आंसर गलत दिया गया है, छोटी आंत इसका आंसर है। एम्फाइसीमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एम्फाइसीमा में फेफड़े प्रभावित होते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है। प्रोटीन का शारीरिक ईंधन मान क्या है? यानी कि प्रोटीन में कितनी कैलोरी होती है? 5.5 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6.5 किलो कैलोरी या 3 किलो कैलोरी? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप अपनी व्यक्तिगत फाइल फोल्डर कहाँ रख सकते हैं? तो कहाँ पर रख सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा माई फोल्डर में। अगला क्वेश्चन है, दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? लिंक, गेटवे, ब्रिज या फिर सर्वर? तो इसका आंसर हो जाएगा गेटवे, दो कंप्यूटर को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे को निम्न में से किस टीके से बचना चाहिए? DPT, BCG, रूबेला या फिर हेपेटाइटिस बी? तो HIV पॉजिटिव माँ है तो उसके लिए BCG का टीका नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं? तो इसका आंसर आई थिंक हो जाएगा उपरोक्त दोनों, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप विथ फेस ऑथेंटिकेशन फीचर किस केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय, कृषि एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर SMME मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एंड IT मंत्रालय। इन्हीं लोगों को इस सब योजनाओं की जानकारी का पता होगा, और कोई कैसे जान सकता है।
गर्भावस्था के पहले 20 हफ्तों के दौरान गर्भवती महिला का औसत वजन कितना बढ़ता है? 3.8 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या फिर 6 किलोग्राम। देखिए, ये जो मान निकाल के बताए जाते हैं ये एवरेज होते हैं। 5.5 किलोग्राम वजन बढ़ना एक एवरेज है, इससे ज्यादा या कम भी हो सकता है। ठीक है। जलदीप योजना का संबंध किस वर्ष से है? 2004, 2007, 2009 या फिर 2012? तो 2009 से संबंधित है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया था? तो किस में शुरू किया गया था सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन? मध्य प्रदेश में, केरल में, उड़ीसा में या फिर पश्चिम बंगाल में? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न होने वाला है, मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सुनवाई की पहली तारीख क्या होगी जो सामान्यतः आवेदन की तारीख से अधिक नहीं होगी? 15 दिन, 7 दिन, 3 दिन या फिर 30 दिन? तो घरेलू हिंसा अधिनियम में क्या तारीख अधिक नहीं होगी? 7 दिन से ज्यादा तारीख नहीं होगी। ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजर में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? खरीद प्रबंधक, सेल्स मैनेजर, सहायक प्रबंधक, सुपरवाइजर? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुपरवाइजर। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्वेश्चन बनाकर आ रहे हैं, क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, आपको यहाँ पर समझा रहे हैं, तो आप अपने लिए भी मेहनत कर सकते हैं। आपको वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो ये आपके लिए ही हेल्पफुल है। ठीक है। संदेश को कोड करने का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सुनिश्चित करना कि संदेश रिसीवर द्वारा समझा जा सके। इसका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है। नेता संगठनात्मक सफलता में कैसे योगदान देते हैं? तो कैसे योगदान देते हैं? जवाबदेही और प्रदर्शन की संस्कृति बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, भारत के आर्थिक विकास के लिए बॉम्बे योजना के उद्देश्य क्या थे? अगला क्वेश्चन जो इसका आंसर जो है वो है आत्मनिर्भरता हासिल करना एवं आयात पर निर्भरता कम करना। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, टेलर और फेयोल के सिद्धांत में किस प्रकार की समानता है? मानवीय दृष्टिकोण, दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग थी, दोनों ने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया, दोनों ने सामूहिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों ने व्यक्तिगत श्रमिक पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नियोजन का केंद्र बिंदु क्या है? लक्ष्य प्राप्ति, समन्वय, नियंत्रण या फिर भय पैदा करना? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, भारत में महालेनोविस योजना का मुख्य उद्देश्य किस पर था? तो किस पर था? इसका आंसर हो जाएगा भविष्य की वृद्धि के लिए बाहरी उद्देश्यों में निवेश। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, केंद्रीकरण का क्या अर्थ है? सेंट्रलाइजेशन का क्या अर्थ है? निर्णय लेने में अधिकारों का संरक्षण करना, निर्णय लेने के अधिकार का प्रसार करना, डिवीजन को लाभ केंद्र बनाना, नए केंद्रों एवं शाखाओं को खोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्णय लेने में अधिकारों का संरक्षण करना। निम्न में से कौन सा नियोजन का लाभ नहीं है? देखिए, नियोजन यानी कि किसी चीज को संग्रहित करके रखना, तो उसका फायदा क्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा महंगा प्रक्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लगभग 300 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की वीडियो में जो अंत तक बने रहे हैं उन्होंने अपने आप को एक लेवल इंक्रीज कर लिया है। आपकी तैयारी इसी तरीके से होती रहे, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।